जय आदिवासी साथियों, संपूर्ण देश में आदिवासी के हित में काम करने वाले मिशन के बारे में हम कल से विशेष वेबिनार में बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, फिर भी आज किन परिस्थिति में वो जकड़ रहा है। संपूर्ण आदिवासी समाज फिर भी एक मिशन में जोड़ के आदिवासी के हित में काम कर रहा है। कल हमने सुना था धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो अपने क्रांति की मशाल लेके पूरे देश में उन्होंने क्रांति की, उनके क्रांति के, उनके काम के और उन्होंने जो अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, उसी से जो बिरसावाद था वो बिरसावाद पे हम बात किया था। आज हम फिर से पूरे देश में और देश के बाहर भी आदिवासी के हित में काम करने वाले सतीदादा पेंदाम जी, जो अब हम विशेष विषय को लेके आ रहे हैं, विषय है देश में आदिवासियों को बचाने के मिशन यानी कि बिरसा ब्रिगेड। और ये बिरसा ब्रिगेड का मिशन जो है वो पूरे देश में आदिवासी को बचाने का कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हमारे सबके मार्गदर्शक सतीश दादाजी पेंदाम हम सबसे बात कर रहे हैं। मैं दादा को विनंती करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन शुरू करें। धन्यवाद साथियों। मेरी आवाज आ रही है आप तक? वाजिद सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, बोलिए दादा। धन्यवाद साथियों। आज जिस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, वो विषय का दूसरा पहलू ये है कि भारत के आदिवासियों को बचाने के लिए बिरसावाद ये पर्याय कैसे है और वो किस तरह से इस दिशा में उपयोगी है, हम उसको किस एंगल से देख सकते हैं, ये विषय, मूल विषय आज का ये है। मैं आप तमाम लोगों का इस वेबिनार में जितने कैडर्स हैं, जितने कार्यकर्ता लोग हैं और जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप लोग समय से समय निकालकर इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, बिरसावाद की प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता को समझने के लिए आपको देश की स्थिति को समझना पड़ेगा और देश की स्थिति को किस तरह हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपके लिए एक छोटा उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने ये सब चीजें रखने जा रहा हूं। मेरे को अपेक्षा है कि आप इस चीज को समझेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। आज हम भारत को एक आधुनिक भारत के रूप में जानते हैं और उस ऐसा समझते भी है कि भारत ये विकासशील देश है। यहाँ विश्व स्तर की तमाम सुविधाएं और विश्व स्तर पर भारत को जो एक अलग पहचान मिलने की जो बात की जा रही है, ये एक अलग डिस्कशन है। ये आधुनिक भारत के जो प्रस्तापित वर्ग के लोग हैं, वो भारत को महागुरु बनाने की बात कर रहे हैं और भारत के बारे में जो आधुनिक भारत की जो संकल्पना बता रहे हैं, वो विश्व स्तर पर खड़ी करने की जो कोशिश वो लोग कर रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है जिसको इग्नोर करके, जिसको अनदेखा करके ये बात की जा रही है। इस बात का बड़ा अफसोस है। साथियों, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में जब हम देखते हैं तो इसको 3 हिस्से में देखा जाना जरूरी है। पहला हिस्सा जो शहरी हिस्सा है, जिसको सिटी
सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिटी सिविलाइजेशन, जिसको आप लोग मॉडर्न सिटी बोलते हैं, जिसको मेट्रो सिटी बोलते हैं, एक ऐसा भारत जिसको आधुनिक भारत आप बोलेंगे। दूसरा भारत जो स्थायी है, और ग्रामीण भारत, जिसको आप ग्रामीण भारत के रूप में जानते हैं। एक आधुनिक शहरी भारत, दूसरा एक ग्रामीण भारत, जिसको आप लोग स्थायी ग्रामीण भारत बोलेंगे, जिसका डेवलपमेंट कांस्टेंट है, वो अभी बड़ा नहीं है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की सड़कें बदली है, अर्थव्यवस्था नहीं बदली, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये हमको मानना पड़ेगा। ये भारत के इकोनॉमिस्ट लोग हैं, जो अर्थशास्त्री लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट आपको दिखाई देना था आजादी के बाद में, वो डेवलपमेंट ग्रामीण भारत में आपको आज दिखाई नहीं देता है। वो वैसे के वैसे स्थायी रूप में है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो भारत की मैं बात कर रहा हूं, वो दुर्गम भारत है, जिसको दुर्गतिपूर्ण, जिसकी बहुत दुर्गति हुई है, ऐसा दुर्गतिपूर्ण दुर्गम भारत। दुर्गतिपूर्ण दुर्गम भारत का मतलब यह है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पे प्राणी निवास करते हैं, जहां पे कोई मानवीय मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे दुर्गम क्षेत्र को दुर्गम भारत का नाम हम लोग दे रहे हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं वो स्टैटिक्स है, एक डाटा है उसका, और वो डाटा हमारे सर्वे का डाटा है। इसके लिए हमने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भारत के किसी अर्थशास्त्री से पूछने की जरूरत नहीं है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, और इसको साध्य भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। शहरी भारत में अभी तक के जो सर्वे हुआ उसमें दिखाई देता है कि शहरी भारत में 10% आदिवासी आए हैं और निवास कर रहे हैं, वो भी झोपड़पट्टी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्र में, जिसको आप स्लम बेसिस एरिया बोलते हैं। उन क्षेत्रों में आपको आदिवासी के मैक्सिमम लोग देखते हैं, और करीब 1% लोग जो है जिनको नौकरियां मिली है, वो लोग सिटी बेस्ड एरिया में सेटल हो गए हैं, जिनके कुछ फ्लैट्स है, किसी के पास प्लॉट है, कुछ लोग अपने रूप में स्थायी हुए हैं। इसी शहर में 30% ओबीसी समाज रहता है, जो ग्रामीण से इधर आया है, जिसका मूल व्यवसाय खेती था। वो ओबीसी समाज भी 30% शहर में आया है। 60% हिस्सा माइनॉरिटी का आपको शहरी क्षेत्र में दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह है, चाहे आप इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग लीजिए, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग लीजिए, सिख धर्म को मानने वाले लोग लीजिए, इनका शुरू से ही जो जुड़ाव है, ये शहरी क्षेत्र में आजादी के पहले और आजादी के बाद में ज्यादा दिखाई देता है। तो 60% माइनॉरिटी शहरी क्षेत्र में है। 35% दलित, जो बाबा साहब ने, उस वक्त दलितों के पास जमीन नहीं थी, बाबा साहब ने उनको बोला कि आप गांव से शहर की तरफ आइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो जागृति, जन जागृति का आंदोलन था, उसका रिजल्ट है कि 35% दलित आपको आज शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे। वो भी स्लम एरिया में और बाकी पिछड़े एरिया में ज्यादा है, थोड़े कम, कुछ 5% लोग नौकरियों की वजह से इन क्षेत्रों में सेटल हो चुके हैं, और 80% उच्च वर्णीय भाई शहरी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह स्टैब्लिश है नौकरी में, बिजनेस में, और यहाँ की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और वो इस अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये आधुनिक भारत का चित्र है। स्थायी ग्रामीण भारत का चित्र ऐसा है कि करीब 60% ओबीसी, 60% ओबीसी समाज का जो प्रतिनिधि वर्ग है, मैं इसमें मराठाओं को भी काउंट करता हूं, वो आज ग्रामीण भारत में निवास करता है। साथों साथ ग्रामीण भारत में 20% आदिवासी है,
कुछ लोगों का एक अलग डेफिनेशन या अलग सर्वे है, लेकिन जो वास्तविक सर्वे है वो ये है कि शहर में 10% आदिवासी रहते हैं और ग्रामीण में 20% आदिवासी रहते हैं। जो आधुनिक भारत है उसमें 10% आदिवासी, ग्रामीण भारत में 20% आदिवासी रहते हैं। 40% दलित जो है हमारे, 40% दलित, वो भाई हमारे शेड्यूल कास्ट भाई ये ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में निवास करते हैं। 50% से कम यानी करीब 38% पॉपुलेशन जो है माइनॉरिटी की, वो ग्रामीण भारत में रहती है और 17% उच्च वर्गीय लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं। ये ग्रामीण भारत का चित्र है। लेकिन जो तीसरा भारत है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको, वो है दुर्गम भारत। ये दुर्गम भारत क्या है हम आगे समझेंगे, जिसको अति दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं। आप दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं जहां सड़कें नहीं है, जहां कोई सुविधाएं नहीं है, जो जंगल के समीप है, ऐसे निवास स्थानों को दुर्गम भारत का हिस्सा हम लोग कह रहे हैं। वो दुर्गम भारत में 70% आदिवासी रहते हैं, 2% उच्च वर्णीय भाई वहां पर बिजनेस के लिए जा रहे हैं। वो रहते नहीं है वहां, उद्योगों के लिए, बिजनेस के लिए वहां पर वो सेटल हुए। साथों साथ 15% दलित भाई जो प्राचीन काल से उनके साथ में, आदिवासियों के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। 10% ओबीसी भाई जो आज भी प्राचीन काल से आदिवासियों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बताने का कारण यह है कि इन क्षेत्रों में जो आदिवासी रहता है, एक शहरी आधुनिक भारत में 10% आदिवासी, ग्रामीण भारत में 20% आदिवासी और दुर्गम भारत में 70% आदिवासी, जब इनकी हम स्टडी करें तो हमको समझ में आया है कि शहरी भारत में आदिवासी की जो आय है वो 90 रुपए प्रतिदिन है। जो मजदूरी करते हैं वो 90 रुपए प्रतिदिन, ये अधिकतम आय है उसकी, मैक्सिमम इनकम पर डे। और जो मिनिमम इनकम पर डे है वो 50 से 60 रुपए है, 40 से 60 रुपए उसकी इनकम दिखाई देती है। ये शहरी भारत के आदिवासियों का हाल है। उसके बाद जो ग्रामीण भारत का आदिवासी है, जो करीब करीब ग्रामीण में 20% आदिवासी रहते हैं, उनकी जो डेली की इनकम है वो 55 रुपए प्रतिदिन है। और 55 रुपए प्रतिदिन जो इनकम है ये अधिकतम है। न्यूनतम जो इनकम है उनकी वो करीब करीब 30 से 40 रुपए के बीच में वो लाई कर रही है। 20 से 40 रुपए, सॉरी 30 से नहीं, 20 से 40 रुपए के बीच में वो दिखाई दे रही है। ये ग्रामीण भारत में रहने वाले आदिवासी का ब्यौरा दे रहा हूं। उसकी पर डे इनकम जो आप बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। और जो अति दुर्गम क्षेत्र में आदिवासी रहता है, दुर्गम भारत का जो आदिवासी है, उसकी रोज की इनकम है 5 से 20 रुपए और ये अधिकतम है, और न्यूनतम है 5 से 10 रुपए। अब मेरे को पूरे आदिवासी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, दलित भाइयों से, मराठा भाइयों से, हमारे माइनॉरिटीज के भाइयों से, हमारे उच्च वर्णीय भाइयों के सामने एक सवाल खड़ा है कि जिसकी इनकम 15 से 20 रुपए प्रतिदिन आ गई है अधिकतम, और न्यूनतम उसकी 5 से 10 रुपए है, ऐसे व्यक्ति आधुनिक भारत का हिस्सा हो सकता है क्या? जिसको आजाद भारत बोल रहे हैं आप, जिसको विकासशील भारत बोल रहे हैं, इस आधुनिक भारत का वो हिस्सा हो सकता है क्या? वो इस इनकम के साथ में, इस व्यवस्था में जिंदा रह सकता है क्या? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ग्रामीण भारत का आदिवासी भी आधुनिक भारत में जिंदा रह सकता है क्या? 40 रुपए रोज कमाने के बाद वो जिंदा रह सकता है क्या? 40 रुपए रोज यानी 1200 रुपए प्रति माह। वो 1200 रुपए प्रति माह कमाने के बाद में शहर में खड़ा रह सकता है? जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें वो जीवन जग सकता है क्या? जीवन जी सकता है क्या? इन संभावनाओं पे पहले बात की जाए। ये वास्तविक चित्र है।
इसलिए मैंने तीन खांचे में, तीन वर्गों में बांट डाला, तीन सेक्शन कर दिए, इसके विभाग बना दिए। एक आधुनिक भारत, दूसरा ग्रामीण भारत और तीसरा दुर्गम भारत। और जो ग्रामीण भारत और दुर्गम भारत का आदिवासी है, उसके जिंदा रहने की संभावनाओं की तलाश करना, ये आज बहुत जरूरी है। कोई अर्थशास्त्री, कोई विचारवान इस बात पर खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा स्पीचेस में बोलता हूं कि पर्यायी मानव के रूप में ही जीवन उसको वहां पर खड़ा है। ए सब्स्टिट्यूट ह्यूमन, पर्यायी मानव, यानी जब ये व्यक्ति अति दुर्गम क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आधुनिक भारत में जाता है, ग्रामीण भारत से आधुनिक भारत में जाता है, दुर्गम भारत से आधुनिक भारत में जाता है, तो उसकी जो अवस्था रहती है, जो उसका अस्तित्व रहता है, वो पर्यायी मानव का हो जाता है। और आधुनिक क्षेत्र में रहने वाले भारतीय उनको पर्यायी मानव के रूप में देखते हैं। ये पर्यायी मानव की जो कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसी ही नहीं आई, ये केवल एक स्पीच का पार्ट नहीं है, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है। जब इंसान के पास संसाधन नहीं रहते हैं, क्योंकि जो श्रम है, जो मजदूरी है, वो दुर्गम भारत में मजबूरी का रूप धारण कर ली है। वहां अब आपको श्रम के साधन या श्रम के अवसर, यानी काम के अवसर या मजदूरी के अवसर, ये तलाश नहीं होती, वहां मजबूरी के अवसर तलाश करते हैं लोग कि ये कितना मजबूर है, इसका क्या शोषण किया जाए। तो उसकी जो मजबूरी है, उसने उसको पर्यायी मानव बना दी है, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बना दी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि किसी को खून होना तो आदिवासियों से लेते हैं, किसी को किडनी होना तो आदिवासियों से लेते हैं, किसी को जमीन होना तो आदिवासियों से लेते हैं, किसी को लड़कियां होना तो आदिवासियों से लेते हैं। ये ट्रेंड शुरू हो गया है। मानव तस्करी का जो बेसिक ट्रेंड है, ये दुर्गम भारत से शुरू हुआ है। आदमी के, इंसान के, मानव के पार्ट बेच रहा है, कुछ लोग बेच रहे हैं और वो बेचने के लिए मजबूर हो गया। ये दोनों बातें समझने की जरूरत है आप लोग। ये आदिवासियों का वास्तविक चित्रण है। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि अगर हम ऐसा एनालिसिस करते हैं कि जो आधुनिक भारत है, उसकी तुलना अगर हम ग्रामीण भारत के आदिवासियों से करते हैं या ग्रामीण भारत के लोगों से करते हैं, तो वो एक जनरेशन पीछे है। लेकिन अगर उनकी तुलना 70% आदिवासी जहां रहते हैं उस दुर्गम भारत से करते हैं, तो आदिवासी 2 जनरेशन पीछे है। 2 जनरेशन का गैप है आदिवासियों के बीच में और आधुनिक भारत के बीच में। ये 2 जनरेशन का जो गैप होता है, ये मानसिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, इसका जो एनालिसिस करते हैं, उससे समझ में आता है कि इनमें जो गैप है वो 2 जनरेशन का है। अब मेरे को बताइए, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन का जो मेन उद्देश्य है वो तभी साध्य हो सकता है जब नौकरियां रहे। रिजर्वेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी, वैकेंसीज। जब आपके पास पूरी व्यवस्था ही निजीकरण की हो गई है, तो उस निजीकरण की व्यवस्था में आरक्षण का डबली बजाने का मतलब क्या है? आरक्षण की काल्पनिक सोच अभी हो गई है। अब आरक्षण पे सिर्फ बात होती है, उस पे इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं दिखाई देता। पिछले 10 सालों में भारत में, भारत सरकार ने SC ST के, OBC के जो पोस्ट है, अगर आप देखोगे तो 10 साल में 10 लाख नौकरियां भी नहीं मिली। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छे से देखो तो 2 लाख नौकरियां भी 10 साल में नहीं मिली। ये कौन सी चीज का प्रतिनिधित्व करती है? ये कौन सी चीज, कौन सा संकेत मिलता है हमको इससे?
कि आपके पास रिजर्वेशन का महत्व तब रहता है जब आपके पास में वैकेंसीज हो, आपकी व्यवस्था रिजर्वेशन को दे, यानी उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर रहेगा तो रिजर्वेशन रहेगा, जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो रिजर्वेशन की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? ये तो यूटोपियन आइडिया है, ये कल्पना शास्त्र है। रिजर्वेशन की कल्पना आप तभी कर सकते हो जब व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में रहे। गवर्नमेंट नौकरियां आपको गवर्नमेंट जॉब सरकारी एजेंसियों में मिलेंगी, गवर्नमेंट एजेंसियों में मिलेंगी। जब गवर्नमेंट एजेंसी ही निजीकरण की तरफ चले गई है तो आप गवर्नमेंट नौकरियां आरक्षण के भरोसे कैसी कल्पना कर सकते हैं? इस बदलती व्यवस्था का ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। अब बेसिक इशू पे आ जाए कि आप देख लीजिए, जो 2 जनरेशन का गैप है दुर्गम भारत में और आधुनिक भारत में, ये गैप कैसे कम हो सकता है? किस तरीके से कम हो सकता है? इसका एक ही इलाज है, वो है कॉम्पनसेशन, और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट। पिछले 55 साल से, आजादी के बाद से, दुर्गम भारत के डेवलपमेंट की जो आप तस्वीर देखते हो उसमें आपको केवल विस्थापन, अतिक्रमण, नक्सलवाद, बेरोजगारी, कुपोषण, ऐसे अनेक यानी विनाशकारी तत्व दिखाई देते हैं, जिसका अभी ये जो दमन है इसके सिवा आपको ग्रामीण भारत में कुछ नहीं दिखाई देता। और 70% यानी संपूर्ण व्यवस्था जो है वो आदिवासियों के रहने वाले क्षेत्र है। आदिवासियों के जो निवास है वो इन क्षेत्रों में है। 70% आदिवासी आज भी दुर्गम भारत का हिस्सा है। ये कोई माने या ना माने, हम उसको ये बात प्रूव करके बता सकते हैं, ये खुला सच है, सच्चाई है, ये वास्तविकता है। इसको ऐसे देखने के बजाय जब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ग्रामीण भारत का आदिवासी आधुनिक भारत से एक जनरेशन से पीछे चल रहा है, और दुर्गम भारत का आदिवासी आधुनिक भारत से 2 जनरेशन से पीछे चल रहा है। ये जो डिफरेंस आया है, ये जो गैप आई है, इस गैप के बारे में विचार करना, चिंतन करना आज सबसे पहली जरूरत है। साथियों, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, या संवैधानिक संसदीय संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हमको एक तरफ संसदीय संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका जो राजनीतिक विकास है उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है? आप आमदार बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, सरपंच बन गए, ये राजनीतिक विकास नहीं है। राजनीतिक विकास ये है कि आप तो बन गए, क्या आपका समाज इस लायक, इस अवस्था में आ गया है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेके एक बड़ा परिवर्तन इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करके ला सकता है? जब इस पहलू को हम लोग देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो राजनीतिक विकास है आधुनिक भारत का, ग्रामीण भारत से दुर्गम भारत का आदिवासी 50% से पिछड़ा हुआ है, और आधुनिक भारत के लोगों से दुर्गम भारत का जो आदिवासी है वो 70% से पिछड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उसका जो प्रतिनिधित्व है पॉलिटिक्स में वो परमिटेबल नहीं है। आपको 100 में से 35 लेना होता है पास होने के लिए। ये पास होने लायक भी नंबर उसके फेवर में नहीं दिखाई देते हैं, उतना भी जो अपग्रेडेशन है वो नहीं दिखाई देता है। ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी भाइयों। जो बेरोजगारी दर है दुर्गम भारत में, जो बेरोजगारी दर है, जो सुरक्षा का इशू है दुर्गम भारत में, जो न्याय का इशू है दुर्गम भारत में,
वो जब हम देखते हैं, उसका जब अध्ययन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वर्तमान में दुर्गम भारत में आदिवासी युवा पीढ़ी के बीच में लोकतांत्रिक संसदीय संवैधानिक जागृति पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उनका जो विश्वास है इस व्यवस्था पे बढ़ने के बजाय व्यवस्था पे कम दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर देश के नेता कुछ भी बोले, लेकिन क्योंकि हम उस खून के लोग हैं, उस समाज का अंग है, हम इसका विश्लेषण निष्पक्ष रूप से करना बहुत जरूरी है। कि कोई भी आके बोलता है कि देखिए अभी वहां का एक आदिवासी बच्ची ये एयर होस्टेस बन गई है, वो अभी फलाना जगह जा रहा है, ये डायलॉग है, ये बरगलाने वाली बातें हैं, ये सच्चाई नहीं है। इसके कोई आंकड़े गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है अभी। जब हम अच्छे से देखें तो ऐसा लगता है कि जितने ग्रामीण दुर्गम क्षेत्र में और ग्रामीण आदिवासी भारत का जो आदिवासी लोग जो ग्रामीण भारत में रहते हैं और दुर्गम भारत में जो आदिवासी रहते हैं, उनके बीच में सरकार कम, एनजीओ ज्यादा एक्टिव है। और एनजीओ एक्टिव है, ये अलग तरीके का एक पूंजीवादी षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भी समझना पड़ेगा। जहां आपकी सरकार की मशीन नहीं काम करती है, जो सरकार की व्यवस्था प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचते, वहां एनजीओ के लोग जाके काम करने का चित्र करते हैं, ऐसा बनाते हैं। जो लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं उनका विकास हुआ है, आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। जिनके लिए पैसा लाया गया, चाहे बाहर से पैसा आ रहा होगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, उधर से आ रहा होगा, अलग अलग सोर्सेज से पैसा लाके वो जो काम कर रहे, वास्तविकता में एनजीओ ये रोजगार का साधन हो गया आदिवासियों क्षेत्र में। यानी आदिवासियों पर भी रोजगार के साधन खड़े कर दिए गए कि भाई आदिवासी क्षेत्र में काम करना है एनजीओ को, उनको पैसा मिलता है उसको। यानी आदिवासियों की अवस्था अगर सुधर जाती है तो एनजीओ का काम खत्म हो जाता है। तो एक षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी की अवस्था दिन ब दिन वैसी रहना चाहिए। आप कुपोषण का परसेंटेज देख लीजिए। मैं बहुत बड़े डॉक्टर्स वगैरह के स्टेटमेंट देखता हूँ, मैंने उसका माइनॉरिटी स्टडी किया, उसकी बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया, तो मेरे को समझ में आया है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण ये कम होने के बजाय बढ़ा है। एक तरफ ये बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एनजीओ बढ़ रहे हैं। वहां एक एक एनजीओ का एक एक आदमी, मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के हिसाब से पूरे भारत के दुर्गम भारत में करीब करीब 27,000 एनजीओ काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में। और 27,000 एनजीओ में काम करने वाले लोगों का अगर हम लोग आकलन करेंगे तो करीब करीब 30 लाख लोग काम कर रहे हैं। और 30 लाख लोगों की जो मंथली इनकम है एनजीओ की, जो बेसिक काम करने वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं जिनको 5,000 रुपए महीना और 10,000 रुपए महीने से रख के काम कराते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा। ये वो लोग हैं जो इन क्षेत्रों में रहकर, इस क्षेत्रों में एनजीओ का काम करके करीब करीब 2 लाख रुपए पर मंथ ये लोग कमा रहे हैं। ये 35 लाख लोग अगर आदिवासी होते तो उस बेल्ट पे डेवलपमेंट हो जाता। आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं होता और उस क्षेत्र में रहने वाले और उस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ और गैर आदिवासियों का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों बातें हमको समझनी पड़ेगी। इसकी निष्पक्ष बात होनी चाहिए, इस पर निष्पक्ष बात करने की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्रों में आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, गैर आदिवासी, तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। वो आदिवासी क्षेत्र में भी विकास कर लेते हैं, लेकिन वहां कई आदिवासी इसी व्यवस्था में उसका विकास नहीं होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात ले लीजिए। मैं डॉक्टर आमटे की बात करता हूं। गढ़चिरौली हिमलकसा क्षेत्र में जो डॉक्टर आमटे का काम था, वो काम और उनका विकास
उनका डेवलपमेंट, उनके माध्यम से कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, मैं उससे खुश नहीं, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जा सकता। वो किए गए प्रचार का, जिस तरीके से प्रचार किया गया है कि इतना डेवलपमेंट हुआ, उसका 10% भी नहीं है वास्तविकता पे जमीन पर। मैं उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया कि भाई आप काम कर रहे हो। हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि उनका विकास वहां हो गया है, वहीं के आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ? ये एक डाटा हम लोगों को पास में रखना पड़ेगा, एक विचार हमको रखना पड़ेगा कि भाई गैर आदिवासियों का विकास आदिवासी क्षेत्र में हो जाता है, आदिवासियों का ही विकास आदिवासी क्षेत्र में क्यों नहीं होता है? ये चिंतन का विषय है आपके पास। इसलिए ये जो एनजीओ का प्रकार है, सरकार की व्यवस्था और प्रशासन वहां नहीं पहुंचती है, एनजीओ पहुंच रहे हैं। क्या कारण है? क्या सरकार को मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं? ये जो शोषण चक्र है, ये शोषण चक्र आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि जो विचारों का प्रसार ये लोग कर रहे हैं वो आदिवासियों के लिए पोषक विचार नहीं है। आप दवाई खाओ, आप ये खाओ, ये तो औपचारिक बातें हैं। आप उसके मूलभूत सांस्कृतिक ढांचे को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसकी जो ग्रामीण इकोनॉमी है, उसकी जो बुनियादी कल्चरल इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के ढांचे को ही आप लोग डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत डेंजर चीज है साथियों। इस सब्जेक्ट में जाने के लिए बहुत सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा। मेरा और बाकी लोगों का भी सर्वे है कि गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट्स है कि दुर्गम भारत में 60% अर्धसैनिक बल है, तैनात है आज। 60% पैरामिलिट्री फोर्सेस और 40% पुलिस। यानी दुर्गम भारत में जो सुरक्षा की गारंटी देने वाली एजेंसी है पुलिस, उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी, उनको संरक्षण देने की गारंटी वाली जो एजेंसी है, उसका परसेंटेज 40% है, जहां 100% होना चाहिए। वो वहां मिलिट्री लगा दी गई है। अब उसके कारण नक्सलवाद है, ये है, ये एक पहलू है। लेकिन बुनियादी इससे जो परिवर्तन उनके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दुर्गम भारत के आदिवासियों के दिमाग में और वहां पे रहने वाले दलितों के दिमाग में, ओबीसी के दिमाग में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका भी अध्ययन बहुत जरूरी है। ये सेंसिटिव पार्ट है। तो वहां मिलिट्री में आप कोई कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाएगा। 60% छावनियां है वहां पर सीआरपीएफ की। ऐसा लगता है वो युद्ध का क्षेत्र बन गया है। और 40% पुलिस। अगर ये अनपढ़, गरीब, पिछड़े आदिवासियों को सुरक्षा मांगने के लिए भी जाना है तो पुलिस के नाम से डरते हैं, मिलिट्री के फोर्सेस के नाम से डरते हैं, नक्सलियों से भी डरते हैं। मैं दुर्गम भारत की बात जब रख रहा हूं तो इस पहलू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। 60% पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे पहुंचना, उसकी आवश्यकता, उससे होने वाले सामाजिक प्रभाव, वहां के लोगों के दिमाग में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव आता है, उसके बारे में भी सोचा जाना बहुत जरूरी है। साथियों, वहां के लोगों में पुलिस के प्रति उम्मीद जो है, उनके जो रोज का जो संवाद है पुलिस से, वो टूट गया है। वहां के आदिवासियों ने संवाद करना बंद कर दिया पुलिस से। और पुलिस अगर नहीं है तो मिलिट्री है, मिलिट्री से तो कोई बात ही नहीं हो सकती। वो कोई एफआईआर लिखते नहीं है। ये भी एक कंडीशन है वहां की। दुर्गम भारत की बात कर रहा हूं मैं, जहां 70% आदिवासी रहते हैं। मैं ग्रामीण भारत में कुछ व्यवस्था दिखती है, लेकिन जब दुर्गम भारत में आप लोग जाते हैं तब वहां की जो वास्तविकता है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात का आप लोग अध्ययन कीजिए। इसी दुर्गम भारत में
जो आदिवासियों पे केसेस लगाई जाती है, वो केसेस कौन सी होती है? फॉरेस्ट वाली, उसको अतिक्रमणकारी बोलते हैं। फॉरेस्ट वाले उसको अरेस्ट कर लेते, कभी वहां खेती करता है, कभी वहां पे कुछ चुनने के लिए जाता है, कुछ गोंद चुनने के लिए जाता है, महुआ चुनने के लिए जाता है, कभी शेर खा जाता है, कभी उसको दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, कभी पुलिस और मिलिट्री का अटैक हो जाता है। जब उस पर जो कलमें लगाई जाती है वहां पर आदिवासियों के ऊपर, वो कलमों पर जो बेल है, मिनिमम बेल जिसको जमानत बोलते हैं आप, वो भी वो लोअर कोर्ट नहीं देता है, वो हाई कोर्ट से मिलती है। वो हाई कोर्ट से मिलती है, और हाई कोर्ट दुर्गम भारत से कितने दूर है आप देख लीजिए। स्वास्थ्य सुविधा दुर्गम भारत की देख लीजिए कैसी है। पुलिस का, सुरक्षा का जो संबंध है वो पुलिस से है, स्वास्थ्य का संबंध दवाखानों से है, न्याय का संबंध वहां की जुडिशरी से है। दुर्गम भारत में क्या न्यायपालिका है, कौन से इस पर होता है? कभी देखे उन पर जो केसेस लगती है उसकी जमानत वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी वहां के तहसीलदार और तहसील में होने वाले जो छोटे कोर्ट है उसमें मिलती है क्या? प्रोविजन ही नहीं है। फिर उसको हाई कोर्ट आना पड़ता है, उसको शहर आने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। जिसकी डेली की इनकम 15 से 20 रुपए है, वो आदमी शहर में जाकर न्याय मांग सकता है क्या? वो स्वास्थ्य की सुविधाओं से शहर में जाके इलाज करा सकता है क्या? अभी कोरोना के ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, आदिवासी क्या औकात है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर बात कर सकता है? 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शंस मिल रहे हैं, क्या मिला उसके हिस्से में, क्या आया? अगर वैसा देखे जाए तो दुर्गम भारत तो पूरी मौत की सैया पे सोया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की हालत नहीं लग रही है कुछ। उनके बारे में तो विचार ही नहीं हो सकता है। अगर उनकी वास्तविक स्थिति पे हम लोगों ने ध्यान दिए तो बहुत डेंजर में है, वो असुरक्षित है। यानी 30% लाभ होता है उनको न्याय व्यवस्था का, 30% लाभ होता है उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का, और 30% लाभ होता है उनको पुलिस सुविधा का। 70% लाभ उनको नहीं मिलता है, कर ही नहीं पाते, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। किसी आदमी को लोकतंत्र के साथ में जोड़ने की 3 बहुत बुनियादी चीजें, एक पुलिस, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रशासन और शिक्षण व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एजुकेशन का आप हाल देख लीजिए, ये जो आधुनिक भारत और ग्रामीण भारत की तुलना में दुर्गम भारत का जो एजुकेशन स्तर है, उसमें 2 जनरेशन का गैप है, 2 जनरेशन का। यहां इंटरनेट पहुंच गया है, ग्रामीण भारत में कंप्यूटर पहुंच गया है, वहां टाइपिंग मशीन नहीं पहुंची है। ये जो 2 जनरेशन का गैप है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारे जो संगठन चल रहे हैं, हमारे बीच में जो चर्चाएं होती है, हमारे जो संगठन या आंदोलन चलते हैं, इन पूरी व्यापक बातों को लेकर नहीं चलते हैं। हमको कोई पार्टी के लोग बताते हैं, कोई दूसरे संगठन के लोग बताते हैं, वो एक प्रोग्राम दे देते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम अपना अस्तित्व खोज कर खुद के लिए खुद का आंदोलन खड़ा करने की बात नहीं करते। इतना ध्येय हम लोग नहीं खड़ा पा रहे, इतनी डेयरिंग हम लोग जुटा नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है साथियों। मैं ये बातें जो आप लोगों के सामने रखा हूं, पुलिस का संबंध है और नियम, यानी जुडिशरी और पुलिस, कानून और नियम, ये दोनों चीजें अगर 30% काम कर रही है जिस जमीन पर, वहां पे लोकतंत्र के क्या हाल रहेंगे मेरे को बताइए। लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास खड़ा होगा या कम होगा? आपको न्याय मिलेगा, आपका विश्वास अटल होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका विश्वास अटल होगा। वहां पे अलग अलग टाइप की केसेस सुनने में आती है। साहब मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई? तो वो वहां पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये दहशत डाली गई है। मैं जाऊंगा साहब, कुछ भी कर लेंगे।
यानी पुलिस का जो सोशल चेहरा है, जो सामाजिक चेहरा है, वो खत्म हो गया है। वहां वो विश्वसनीयता जो रहती है एक आम नागरिक में और पुलिस में, वो विश्वसनीयता वहां नहीं दिखाई दे रही है। और ये लोकतंत्र के प्रति उनकी जो उदासीनता है, ये खतरनाक है। इसलिए दुर्गम भारत में संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता करना, उनमें काम करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये करने की जरूरत है। क्योंकि व्यवस्था पे उनका विश्वास हो, कोई रास्ता उनकी जिंदगी में मिले, ये एक पहलू है। मैं इससे दूसरा पहलू आपको बता देना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट की केसेस है, जो जमीन की केसेस है, जो पुलिस एट्रोसिटीज है, जो वो लोग आंदोलन करते हैं, कभी कोई फैक्ट्री लगती है, वहां पर कोई कारखाने लग जाते हैं, उसके खिलाफ में जो आंदोलन करते हैं वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो गैर सरकारी आंदोलन हो जाते हैं, वो गैर राष्ट्रीय आंदोलन हो जाते हैं। उसको उस तरीके से देखने का एंगल ही नहीं जमता, क्योंकि जो साठगांठ होती है उसको एक न्यूट्रल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उनके आंदोलनों को देखने की भी जरूरत है। हो सकता है उसका एक पार्ट, उसका कोई फायदा उठाता होगा, ये दूसरा पहलू है, लेकिन उसका एक बेसिक जुनाइन लोकतांत्रिक हिस्सा भी है, जो उनका मूलभूत अधिकार है कि उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण, उनको विस्थापित करने वाले एजेंसीज के खिलाफ में वो आंदोलन करते हैं, ये सुरक्षा गवर्नमेंट ने उनको मिलनी चाहिए। ये एक रिश्ता जो गवर्नमेंट का और आम पब्लिक का है, उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई देती है। ये हमारे लिए अध्ययन का विषय है। इन परिस्थितियों को, इन वास्तविकता को दरकिनार करके इनको बिगर सोचे आप आदिवासियों को बचाने की कल्पना करोगे, वो गलत बात है। वो हमेशा गलत एनालिसिस हो जाएगा, वो ईमानदारी नहीं होगी, वो बेईमानी होगी। साथियों, कुछ गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज ऐसी होती है कि सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, डैम के लिए, माइंस के लिए, कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए जब विस्थापन होता है तो वो लोग उसका आंदोलन करते हैं। आप पूरे आंदोलनों की भारत में, चाहे नर्मदा का आंदोलन हो या माइनिंग के खिलाफ के आदिवासी आंदोलन हो या बाकी इधर सुरजागढ़ का आंदोलन हो या बाकी जगह के जो आंदोलन हो, ऐसे जब आंदोलन आप देखते हो, ये आंदोलन में आपको क्या दिखाई देता है? इसमें विस्थापन होने वाले आदिवासियों के हिस्से में क्या आया? जब ये आप देखते हो तो आपको उसको अफसोस होता है कि गवर्नमेंट की योजनाएं रहने के बावजूद उसके विस्थापन का फल उसको नहीं मिलता, ना ही उसको नौकरी मिलती है, ना ही उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। केवल 20% लोगों के, 30% लोगों को वो सुविधाएं मिल जाती है, बाकी 70% लोग आज भी महरूम हो जाते हैं और वो डर के बारे कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात आपके सामने मैं, आप सोचना चाहिए इस दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग हमको इस एंगल से देखते हैं कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ में बात कर रहे हैं। भाई, हम अपने समाज के पक्ष में बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही समाज के लोगों को, यहाँ के देश के नागरिकों को, जिनको संवेदना है, जिनको मानवीय संवेदना है, जिनको भारत के संविधान से प्यार है, जिनको इस देश के लोकतंत्र के प्रति जिनमें ईमानदारी है, उन लोगों के सामने हम लोग ये प्रश्न रख रहे हैं। अब थोड़ा मैं इसका एक सांस्कृतिक पहलू आपके सामने रख देता हूं। मैं आदिवासी बचाओ और उसको बिरसावाद के माध्यम से किस तरह संभव है, इस डिस्कशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इसकी पार्श्वभूमि आपके सामने रखना मैं बहुत जरूरी समझ रहा था और इसलिए आपको एक एक पार्ट इसका मैं दिखा रहा हूं। इसका एक पार्ट है, वेदों में दासर दस्यु नाम की आपने संकल्पना सुनी होगी, जो आर्य व्यवस्था के साथ में रहे, उनके गुलाम बन गए, उनके अधीन रह गए, उन पे अवलंबित हो गए, उनको दास बोला गया। और जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ में संघर्ष करके अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ी कर दी और अलग हट गए, उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वो दस्यु हो गए। कुछ ओबीसी भाई, मैं एक एनालिसिस आपको बताना चाहता हूं। जो ग्रामीण भारत है, ये ग्रामीण भारत है क्या? ये
दास रूपी शूद्र भारत है। यहां पे शूद्र मिलते हैं, आप ओबीसी मिलता है, बाकी और वर्ग के लोग मिलते हैं, दलित भाई मिलता है। ये दास भी है और शूद्र भी है। यहां ज्यादा जो जनसंख्या है दास और शूद्रों की दिखाई देती है। ये ग्रामीण भारत की अवस्था है। लेकिन दुर्गम भारत की अवस्था आप जब देखते हो तो दुर्गम भारत का सीधा संबंध दस्यु से है। दस्यु यानी जो इस देश के असुर, इस देश के मूल मालिक, दास उनके वंशज है। दास देखिए, गुलाम और दुश्मन, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक इस देश का एनालिसिस करने वाले लोग, इस देश में जो अपने आप को शूद्र जिनको बोला गया, जिनको दलित बोला गया, वो इस बात का कंपैरिजन नहीं कर रहे। आदिवासी अपनी अलग तरीके से आंदोलन की तरफ सोच रहा है। वास्तविकता में प्रस्तावितों के लिए गुलाम और दुश्मन, शत्रु, दस्यु जिसको बोलते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर वो उसका शत्रु नहीं होता तो गुलाम नहीं होता। वो उसका भाई नहीं है, उसका शत्रु है करके गुलाम है वो। और ये शत्रु है, उसकी व्यवस्था से अलग है, वो दिखाई दे रहा है खुले रूप में, जिसका वर्णन आपको वेदों में दस्यु के रूप में दिखाई देता है। तो ये दस्युओं का भारत यानी दुर्गम भारत। आज जो हालत है दस्युओं की, वो आउट ऑफ वे हो गए, आउट ऑफ नेशनल से हो गए, राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर है वो। इनके आंदोलनों को भी राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर बोला गया। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं माना गया, ये सच्चाई है। जबकि 70% लोगों ने ही इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा है। और उन 70% लोगों के बलिदान, उनकी मौतें, हजारों लाखों की संख्या में उनकी जो मौतें हुई है, उसका उल्लेख कभी नहीं होता है। वो हजारों साल से आर्य आक्रमण से आज तक के उनके ऊपर इनकाउंटर हो रहा है। आदिवासियों का जो इनकाउंटर, उसको सोशल एनकाउंटर बोलते हैं, कल्चरल एनकाउंटर बोलते हैं, इकोनॉमिकल एनकाउंटर बोलते हैं। इस विशिष्ट स्थिति को जो तब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में पूंजी पॉलिटिक्स और पॉलिसी, पूंजी यानी कैपिटल, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, सत्ता, और पॉलिसी यानी उनकी एक नीति, इन तीनों चीजों में आदिवासियों का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। इन तीनों चीजों पर आदिवासियों का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी जब आपका लोकतंत्र में किसी व्यवस्था पर इन तीनों चीजों पर, जिसको बोलते हैं आप पूंजी यानी अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स यानी इस देश की सत्ता, और पॉलिसी यानी इस देश की नियम बनाने की जो ये है, इन तीनों चीजों में अगर आपका हस्तक्षेप नहीं है तो आप आउट ऑफ नेशनल फ्लो हो गए, आप आउट ऑफ सिस्टम हो गए, आप व्यवस्था के बाहर हो गए। और आदिवासी 70% आदिवासी आज भी इस व्यवस्था के बाहर है, जिनको राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर माना जाता है। हो गए, किया गया है उनको राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनको राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर किया गया है। ये वास्तविकता है मेरे भाइयों। इस विशिष्ट बातों को आप देखिए, इस देश का पॉलिटिक्स, इस देश की पूंजी और इस देश की पॉलिसी विशिष्ट वर्ग के हाथों में है। ये सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। शुरू से इस देश में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, धर्मवाद और जातिवाद का गठबंधन रहा है, संयुक्त गठबंधन रहा है। और इस संयुक्त गठबंधन के खिलाफ में आदिवासियों का जो संघर्ष था वो बिरसावादी संघर्ष था, और वो संघर्ष के वजह से ही आप जिंदा हो। आप में जो भी आज पुरानी चीजें दिख रही है, जो भी आपका जीवन अस्तित्व भी दिख रहा है, ये इसी संघर्ष की देन है। हाँ, आप खत्म होते जा रहे हो, आपके रिजल्ट, लेकिन आप बचे हो उसी संघर्ष की वजह से बचे हो। आप इस बात को बोल सकते हो कि हम बने नहीं होंगे, लेकिन आप जो बचे हो ये बिरसावाद के ही वजह से बचे हो। इस सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते, इस सच्चाई के बाहर आप सोच नहीं सकते। ये कल्पना आप करना ही पड़ेगा, आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप बचे क्यों हैं, आपके पास क्या बचा है और क्यों बचा है। इस बात को पहले सोचिए, क्या नहीं बचा और क्यों नहीं बचा,
इस चीज को दूसरी बार सोचिए, क्या होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। क्या था, उसमें से क्या होना चाहिए था और आज क्या है, इन बातों को जब आप अच्छे से देखोगे तो आप समझोगे कि जो बिरसावाद है उसी की वजह से, बिरसावाद यानी केवल बिरसा मुंडा से स्टार्ट नहीं होता, ये हजारों सालों से जो हमारे पूर्वज संघर्ष कर रहे हैं आ रहे हैं, जल जमीन जंगल का संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, अपने सामाजिक स्वायत्तता के अधिकारों का संघर्ष, अपने सांस्कृतिक समाजवादी व्यवस्था को बचाने का संघर्ष, ये संघर्ष जो हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो मरे हैं, उनकी वजह से आप आज बचे हो, आपके हिस्से में आया है। आप बचे हो इसलिए, किसकी वजह से बचे हो? आपके हिस्से में क्या है? आज बहुत सारे भाई लोग हमारे बड़े इससे हमारे लोगों को बीच में बोलते हैं वनवासी वगैरह, ये जो आंदोलन ला रहे हैं, आप क्यों बचे हो भाई? कहां से बचे हो आप? ये बोलने लायक कहां से बचे हो? आप बोलने लायक भी बने हो, इस अवस्था में हो, किन की वजह से हो? किन शहीदों की वजह से हो? उनका मूल आंदोलन क्या था? इस बात को अगर आप नकारोगे तो बेईमानी कर रहे हैं आप, गद्दारी कर रहे हैं आप। शहीदों के विचारों के साथ गद्दारी, समाज के विचारों के साथ गद्दारी, समाज के जो शहीद है उनके द्वारा चलाए गए उस मिशनरी आंदोलन को, उसको मैं संघर्ष ही बोलता हूं, उस बिरसावादी, उसको नाम दिया गया है बिरसावाद, क्योंकि बिरसा उस पूरे संघर्ष का एक आखिरी प्रतिनिधित्व रूप हम मानते हैं। क्योंकि बिरसा इन्होंने पहले बता दिया कि मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पूर्वजों का संघर्ष कर रहा हूं। मैं कल ही बता चुका हूं आपको कि जो बिरसा का संघर्ष है वो टंटा भील का संघर्ष है, तिलका मांझी का संघर्ष है, सिद्धू कानू का संघर्ष है, बाबूराव शर्मा का संघर्ष है, राघोजी भांगरे का संघर्ष है, इन तमाम आदिवासी शहीदों का संघर्ष है जो बिरसा ने सामने रखा। अब उसको उन संघर्ष के प्रेरणा लेके जो संघर्ष सामने आया है उसको एक नाम दिए पुण्य भी, बिरसावादी संघर्ष, यानी बिरसा को एक मॉडल के रूप में हम सामने रख के उन विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ साथी इसको छोटी सी अपनी बुद्धि, जो अल्प बुद्धि है, उससे सोचते हैं कि मैं अगर ये बिरसा का नाम ले रहा है तो मैं फलाना ये वाले दूसरे शहीद का नाम ले लूंगा, तीसरे अपने जात के शहीद का नाम ले लूंगा, यहां तक के जाते हैं। उनको समझा ही नहीं कि ये बुनियादी बात क्या है। हम रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं बिरसा मुंडा के संघर्ष को? इस देश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं खरीद सकती है। ये आंदोलन बिरसा का आंदोलन था और उन्होंने वहां स्वीकार किया कि यह पूर्वजों का आंदोलन था। इतनी बड़ी आइडेंटिटी, अरे आपका नाम होना अलग चीज है, आपकी जमीन जो आपको भगवान भी नहीं दे सकता था, इन्होंने दी है, ये शहीदों ने दी है। आप बचे किस वजह से हो? आपके पास क्या था? नौकरी थी, पहले व्यवस्था थी, आजाद भारत के पहले क्या था आपके पास में? कोई सरकारी नौकरियां थी? आपकी जिंदा रहने का मेन सोर्स क्या था? जमीन थी, जंगल था और जल था। ये जल जमीन जंगल को सुरक्षित रखने का मतलब ही समाज के लोगों को सुरक्षित रखने का आंदोलन रहा है। आज भी दुर्गम भारत में जल जमीन जंगल के आंदोलन का बहुत महत्व है। ग्रामीण भारत में भी जल जमीन जंगल के आंदोलन का महत्व है। ये बात अलग है कि आधुनिक भारत के जो आदिवासी जिनके हाथों में थोड़ी नौकरियां लग गई है, वो लोग आज जल जमीन जंगल की भाषा को भूल गए हैं। ये बेईमानी है। आपके वंशज कहां के हैं? आज भी आपके भाई लड़ रहे हैं। मेरा दावा है कि 2% आदिवासी जो शहरी क्षेत्र में नौकरियों के भरोसे या थोड़ी पूंजी के भरोसे रह रहे हैं, उनके जितने रिश्तेदार है पूरे ग्रामीण में और दुर्गम भारत में रह रहे हैं। आपके वंश के लोग वहां बैठे हैं, आपके खून के लोग बैठे हैं, उनके साथ ईमानदारी होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आरक्षण के आंदोलन को एक अलग हवा मिलती है, फर्जी आदिवासियों के आंदोलन के खिलाफ में एक अलग हवा मिलती है, लेकिन समाज के बुनियादी आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बारे में कोई बात नहीं होती, उनके एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती, उनके डीबीटी के बारे में कभी कोई सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं किया। भाई सरकारी कर्मचारी ने केवल रिजर्वेशन और प्रमोशन के आंदोलन की जवाबदारी ली है क्या? वो होना भी चाहिए, लेकिन उसकी सामाजिक जवाबदारी भी तो है। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, ये आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हो। इट्स अ सोशल रिप्रेजेंटेशन व्हिच यू गॉट फ्रॉम रिजर्वेशन। Reservation is the source through which you can represent in this system for your society. ये जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप अधिकारी बने हो केवल नौकरी के लिए नहीं,
उस नौकरी में बैठकर उस समाज का भी प्रतिनिधित्व आपको करना है। ये फीलिंग्स आपको क्यों नहीं आ रही है? मेरी नौकरी, मेरा घर, ये सब चीजों को हम पकड़ के बैठे हैं। हम बुनियादी आंदोलन के बारे में सोच रहे ही नहीं। हम छोटे मोटे आंदोलन के बारे में सोच लेते हैं कि भैया बोगस आदिवासी का प्रमोशन के इशू पे हम बात करेंगे। होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बाकी जो इसका मूल आंदोलन है, जो इसका मिशनरी बेस है, इसका जो ग्राउंड लेवल का आंदोलन है, आधार स्तंभ जो है, वो आंदोलन की जवाबदारी आप क्यों नहीं ले रहे? उसमें आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? आप किसी भी पार्टी से जुड़ जाते हो, किसी का भी शिकार हो जाते हैं हम। हमारा फायदा हमारे दुश्मन बहुत हंसते हंसते उठा रहे हैं। हमको आपस में बोलने की जरूरत ही नहीं, हम लड़ते ही रहते हैं, कभी संगठन के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर। वो जो सोशल मैच्योरिटी है, जो सामाजिक परिपक्वता है, जो सामाजिक संवेदनशीलता है, वो हमारे में खत्म होती जा रही है। ये समाज के लिए सबसे खतरनाक बात है। और इन्हीं चीज को पुनर्निर्माण करने के लिए आपके पास बिरसावाद ही एकमेव पर्याय है, जो सामाजिकता के आधार पर खड़ा होता है, जो सांस्कृतिक समाज की स्थापना, पुनर्स्थापना के आधार पर खड़ा होता है, वो है बिरसावाद। साथियों, बिरसा मुंडा ने एक टर्म यूज किया था। टर्म ऐसा था कि अस्तित्वहीन समाज हमेशा विलुप्त होता है। जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है, उसकी कोई समस्या नहीं होती, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है, उसकी समस्या ही समस्या होती है। यह बिरसा मुंडा का एनालिसिस है। देखो कितना गंभीर है। बिरसा मुंडा ने एक बहुत प्रॉपर वर्ड यूज किए अपने लिए कि अस्तित्वहीन समाज का विलुप्त होना निश्चित होता है। विलुप्त का मतलब पूरी तरह खत्म हो जाना, नेस्त नाबूद होना, नामशेष होना। हमारा सामाजिक अस्तित्व सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने आज। और सामाजिक अस्तित्व ये सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पे ही खड़ा होता है, कोई धर्म मरम के आधार पे खड़ा नहीं होता। ये कल्पना शास्त्र की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति, यहाँ धर्म पैदा नहीं हुए थे, भगवान पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी रहते, तब से आदिवासी संस्कृति है। उसका अस्तित्व हमने समझना चाहिए, उसकी गंभीरता को हमने समझना चाहिए, उसकी वास्तविकता को समझे बगैर हम कहीं कुछ भी डायलॉग कर देना, ये बेईमानी है समाज के साथ, जिसको अच्छे शब्दों में सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। मैं पिछली बार बोला, हमारे क्षेत्र में कोयला है, हमारी कोई कोयला खदानें नहीं है। हमारे क्षेत्र में जंगल है, हमारी कोई आरे मशीन नहीं है। हमारे क्षेत्र में पानी है, हमारे कोई हाइड्रोलिक पंप नहीं है, नहीं हमारे कोई पावर प्लांट है। हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हमारे वस्तुओं के ऊपर जो बिजनेस है, जो उद्योग है, उसमें हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? ये तो सवाल है हमारे सामने। कोयले से होने वाले बिजनेस, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें आदिवासियों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? वो तो मालिक है उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र से निकलने वाले जितने खनिज है, उसका क्रेडिट है, वो उसका क्लेमेंट है, वो हकदार है उसका शेयर क्या है उसमें? अरे आप, कोयला आपकी जमीन पे उगता है, और जो कोयले का बिजनेस है उसमें से आप खत्म हो गए, आपका कोई अर्थव्यवस्था में कोई लेना देना ही नहीं है। जो जंगल है, जंगल से निकलने वाली वनस्पति है, उससे मिलने वाला लकड़ी है, उससे मिलने वाली बहुत सारी चीजें हैं, उससे होने वाला जो व्यापार है, उसमें आदिवासी कहाँ है? मेरे को बताइए। आपके वस्तुओं पर भी आपको व्यापारीकरण में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, यानी आपको जिस तरीके से इकोनॉमिक आइसोलेशन किया गया आपका, इसको आर्थिक आइसोलेशन बोलते हैं, आपको दूर रखा गया जिस तरीके से, वो सोचने की बात है। छोटी छोटी योजनाओं पे बात करना और व्यापक रूप से समाज के ऊपर बात करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिरसावाद का जो बुनियादी संघर्ष है, ये बिरसावाद की जो मूल विचारधारा है साथियों, ये सांस्कृतिक समाज की पुनर्स्थापना पर आधारित है। ये सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना पर आधारित है।
ये हमारे सामाजिक अस्तित्व के ऊपर पुनर्स्थापना, उसकी पुनर्स्थापना पर आधारित है। हमारे को जिंदा रखने के लिए जो विचारधारा जरूरी है, उस विचारधारा का नाम बिरसावाद है। वो डॉक्ट्रिन है, वो एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वैचारिक ट्रीटमेंट। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब हम इन चीजों को व्यापक रूप से देखते हैं, तब हमारे सामने एक चित्र दिखाई देता है। मेरे भाई, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस को देख लीजिए, आपके एजुकेशनल स्टेटस को देख लीजिए, आपके बेरोजगारी के औसत को देख लीजिए। कहां हो आप? कहां है आदिवासी? वही हाल दलितों के है, वही हाल ओबीसी के होने वाले हैं, कुछ मराठा भाइयों के भी वही हाल होने वाले हैं। ये वेटिंग लिस्ट में है। आदिवासी मर रहा है, ये वेटिंग लिस्ट में। माइनॉरिटी के भी कौन से अच्छे हाल है। लेकिन जो हंसिए पे, जिनके सर पर तलवार लटकी है, वो पहले नंबर पे आदिवासी। आदिवासी समाप्त होगा अगर वो अपने मूल सिद्धांत को छोड़ दिया तो। समाप्त हो जाएंगे हम। हमारी जनरेशन भी रहेगी क्या, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपको कोई पहचानेगा नहीं। आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन आदिवासी नहीं होगी। वो आपके मूल विचारधारा से दूर हो जाएगा। कुछ लोगों को बड़ा आपत्ति है हम आदिवासी नहीं है, वो बोलते हैं हम फलाना है, हम फलाना है। वो अभी भी बचपने की जो विचित्र मानसिकता से वो बाहर नहीं आ रहे। वो थोड़ा भी लॉजिक और व्यापकता और परिपक्व तरीके से नहीं सोच रहे कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप आपके जनजातीय अस्तित्व को जिंदा रखो, लेकिन आप हो कौन, आपकी पहचान क्या है, व्यापक तौर पे आपकी क्या पहचान है, इस बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। बिरसावाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो आपको जाति के बंधन से बाहर समाज के दायरे में लाकर, संस्कृति के दायरे में लाकर आप में सामाजिकता के बीज बोती है, आप में समाज के प्रति वो दर्द निर्माण करती है। वो विचारधारा है, क्योंकि ये शहीदों की विचारधारा है। अरे आपके लिए आपका बेटा जान नहीं दे सकता है, आपके लिए बेटा मर नहीं सकता है, सगा भाई नहीं मर सकता है। ये लोग आपके लिए जान दिए, किन पे विश्वास करोगे आप? क्या रिलेशन था आपका उनके साथ? मैं 3-4 स्टेटमेंट्स आपको बताता हूं। जब राघोजी भांगरे के सामने फांसी का ये आया, तो राघोजी भांगरे ने जाते जाते अपने लोगों को, जिस क्षेत्र में वो रहते थे, उस क्षेत्र की जमीन और उस क्षेत्र के बच्चों को चूमते हुए गए। वो एक छोटे बच्चों की पप्पी लेना, उनको प्यार करते करते मौत की सूली तक पहुंचना, उस जमीन को चूमना, माथे पे लगाना, और वहां के बच्चों को चूमते हुए, भगवान जैसा उनको चूमते हुए जाना, और फांसी के तख्ते पे लटक जाना। ये कौन सी विचारधारा है भाई? ये क्या बताती है? महानायक टंटाबिल के सामने जब फांसी का प्रस्ताव था, तो उन्होंने आखिरी वक्त में बोला, मेरे को मेरे समाज के भगवानों को देखने दो। उसने समाज के लोगों को, उन्होंने समाज के लोगों को भगवान से भी ऊपर समझा, जिसको देखकर मौत आ जाए तो भी अफसोस नहीं। ये कौन सा रिलेशन है? ये कौन सी सोच है? ये है बिरसावाद। ये दीवानगी है उनमें कि समाज को देखकर फांसी पे तख्ते पे खड़े हो जाना, हंसते हंसते। ऐसे लोगों ने समाज को जिंदा रखा है। क्या रिलेशन था आपका? मैं मरने के पहले मेरे समाज के लोगों को देखना चाहता हूं, मेरे मालिकों को देखना चाहता हूं, मेरे भगवानों को देखना चाहता हूं। कौन बोलता है यार, मेरे परिवार को मिलना चाहता हूं? बिरसा मुंडा अपनी मां से नहीं मिला। मेरी मां जैसी और भी मेरी बहुत मां है। मैं मरने के पहले एक ही बात मेरे लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा इस पूरी कौम के लिए, समाज के लिए, अपने अशिक्षित, शोषित, पीड़ित, दुखी लोगों के लिए मैं समर्पित करता हूं। अपने आदिवासी समाज के लिए, देश के लिए समर्पित करता हूं। ऐसी भावना बिरसा मुंडा की थी। हंसते हंसते, मेरा कतरा कतरा, मेरे को जितने भी बार जन्म मिलेगा मैं कुर्बान हो जाऊंगा समाज के लिए।
ये फीलिंग्स कहां से आती है? अरे मरने के लिए भी एक हिम्मत, एक जुनून और एक विषय होता है, कारण होता है। वो कारण था ये समाज, और जिस विचारधारा का जीने का भी कारण समाज है और मरने का भी कारण समाज है, उसी विचारधारा को बिरसावाद बोलते हैं। और ये विचारधारा आपको जिंदा रख सकती है, आपके परिवार को जिंदा रख सकती है, आपके समाज को जिंदा रख सकती है। इस आधुनिक भारत में आदिवासियों को जिंदा रखने की जो आइडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो है बिरसावाद। साथियों, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि भैया क्या चल रहा है। अब इसकी तुलना आप किसी और लोगों से कर सकते हैं जो आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं, उनसे कर सकते हैं इन लोगों की तुलना? मेरे को बताइए। आप जब टंट्या भील का आंदोलन चलाते हो, जब आप बिरसा मुंडा का आंदोलन चलाते हो, राघोजी बांगरे का आंदोलन चलाते हो, रेंगा कुरकुर का आंदोलन चलाते हो, तिलका मांझी का आंदोलन चलाते हो, शमशेर सिंह पारधी का आंदोलन चलाते हो, ये कौन थे? ये कोई जाति के लिए शहीद हुए लोग थे क्या? ये समाज के लिए शहीद हुए लोग थे। टंट्या मामा के आंदोलन में गोंड था, टंट्या मामा के आंदोलन में प्रधान था, टंट्या मामा के आंदोलन में भील था, टंट्या मामा के आंदोलन में कोरकू था, बाबूराव शर्मा के आंदोलन में आन थे, बाबूराव शर्मा के आंदोलन में गोंडर प्रधानों को छोड़ के बाकी लोग भी थे। ये सामाजिक आंदोलन हुआ है। तब उनको समाज समझा था, वो तब समाज को समझ लिए थे, उनके दिमाग में समाज था, जात नहीं थी। वो प्रेरणा, जो सामाजिक प्रेरणा है, जो सामाजिक सोच है, उसका नाम है बिरसावाद। आज पूरे देश के आदिवासियों के बीच में मिशन के माध्यम से जो कैडर्स, प्रशिक्षित कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जा रही है, उनके बीच में बिरसावाद ये उनका जीने और मरने का सिद्धांत है। कल फिर हम इस विषय को एक अच्छे मोड से लेके जाएंगे। कल फिर से हम, और जमेगा तो इस स्पीच को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इस समय सब कार्यकर्ता अपने अपने इस पे बैठे हैं। हमारे लोग लड़ रहे हैं, बुरी तरह जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव से जूझ रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था के अभाव से जूझ रहे हैं, कोरोना बीमारी से बुरी तरह परेशान हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हमारे टीचर्स मर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने इस मिशन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो शहीद हो गए। ऐसे बुरे हालात में, ऐसे नाजुक परिस्थिति में मिशन का एक एक कैडर सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और गंभीरता से इस तरफ देखना चाहिए, और इसी फीलिंग्स को, इसी भावनाओं को सामने रखकर आप लोगों ने आंदोलन में काम होना चाहिए। साथियों, विषय बड़ा होता है, उसको कम समय में रखना ये काफी डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन मैं एक पार्श्वभूमि रख रहा हूं आपके सामने उस विषय की तरफ जाने के लिए। मेरे कहने के बाद, इस बात को सुनने के बाद आप कितना देर उस पर विचार मंथन करते हो, ये बड़ी चीज है। आप 1 घंटा सुने हो तो 10 घंटे उस पर आपकी सोच खड़ी होनी चाहिए। आप गंभीरता से सोचिए, एक एक चीज को सोचिए, समझिए कि वो सच है या गलत है, उसका एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। ये मेरी आप लोगों से अपील है। साथ ही एक अपील और कर रहा हूं कि संगठन से दूर जाके, मिशन से दूर जाके जो कार्यकर्ता किसी बात को लेकर नाराज होके या किसी बात से गुस्सा होके, व्यक्तिगत बातों को लेकर या कोई दूसरी बात को लेकर जो अलग अलग काम कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, ये गलती मत करो। ये बहुत नाजुक समय है, हम आपातकालीन सामाजिक आपातकाल से गुजर रहे हैं, देश भी आपातकाल से गुजर रहा है, लेकिन आदिवासियों पे सामाजिक आपातकाल आ गया है, सांस्कृतिक आपातकाल आ गया है। अब आदिवासियों को जिंदा रखने का प्रश्न खड़ा हो चुका है। मेरे भाइयों, ऐसी गंभीर स्थिति में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर द गॉड ऑफ दिस सोसाइटी, आप इस समाज के भगवान हो। जी फॉर गॉड, जी फॉर गार्जियन,
O फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। पालक, मालक और चालक हो आप इस समाज के। मेरी अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण से विनंती है कि ईमानदारी से इस मिशन को आगे बढ़ाइए, इस मिशन का आप हिस्सा बनिए, इस मिशन में आप तन मन धन से, माइंड से सहयोग कीजिए। और चाहे वो ऑफिसर रहे या छोटा आदमी रहे, कोई भी मजदूर क्यों नहीं होता है, उसका भी महत्व होता है मिशन में। आप ये जातिगत बातों को, व्यक्तिगत बातों को, पार्टीगत बातों को, क्षेत्रगत बातों को भूलकर एक सामाजिक आंदोलन और सामाजिक मिशन की तरफ आएंगे तो ही ये सब संभव है। कल हम एक बात को लेकर और गंभीर कुछ पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे, और अगर ऐसी चर्चा की मांग उठती है, मुझे आज बहुत सारे लोगों ने किया कि कल वो लोग सुने नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजय सर से और बाकी टीम से कि वो स्पीच को रिलीज करें, उसको बार बार रिलीज करें, यूट्यूब में डालिए, फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, लोगों तक के, अपने लोगों तक के पहुंचाइए। और कल का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पे आप लोग प्रश्नों को पूछने के लिए तैयार रहिए। आपके प्रश्न भी खड़े होने चाहिए और वाजिब प्रश्न होने चाहिए। ऐसे कुछ भी पूछना है ऐसा नहीं होना चाहिए, गंभीर प्रश्न होने चाहिए, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय टड्डा बाबा, जय राघो जी। धन्यवाद दादा। बोलिए। हाँ बोलिए। बहुत ही आपको सुन के सभी मिशन के सभी कार्यकर्ता एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, उनको और काम करने की उम्मीद जग जाती है। दादा आपके वजह से जितने भी विषय आगे आते हैं, हमारे जैसा बहुत कार्यकर्ता यहाँ पे काम करते हैं, और जो भी काम करते समय जो भी कठिनाई आती है या जो भी विषय आगे आता है वो आपको सुन के पूरा हो जाता है। तो मैं पूरे तमाम आदिवासी भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता कोई हूँ, क्योंकि धन्यवाद आप नहीं, है। ये धन्यवाद वाली बात को बंद करो। काय का धन्यवाद, ये फर्ज है सबका। ये कोई धन्यवाद नहीं, ये तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप सबको अपना काम करना है, सब लोग मिलके काम करना है। मिशन के काम में धन्यवाद नाम की चीज नहीं होनी चाहिए सर। सब लोगों को बोल दीजिए चलेगा नो दादा, थैंक्स, नो सॉरी। चले। जय बिरसा। जय बिरसा।